हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग 12 और 13 मई से बनने जा रहे जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये जितने भी न्यूज़ हैं, ये बीपीएससी, यूपीपीएससी और उससे जुड़े जितने भी पीसीएस एग्जाम हैं, उसके साथ 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 एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को रखता हूँ, जो एग्जाम में जिसका आने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स रिसर्च किया हुआ करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो आज का जो पहला न्यूज़ है वो क्या है? तो फरवरी 2023 में समग्र खनिज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो फरवरी 2023 में समग्र खनिज उत्पादन में 4.6% की वृद्धि हुई। यानी कि फरवरी 2023 में जितने भी खनिज हैं, उसका जितना उत्पादन हुआ, अगर उसकी तुलना हम फरवरी 2022 में किए गए समग्र खनिज उत्पादन से करें, तो हमें वृद्धि दिखाई पड़ती है कितने की? तो 4.6% की। इसलिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है, क्योंकि हाल ही में ये डिफरेंट पीसीएस एग्जाम में, जैसे बीपीएससी में पूछा गया था, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है कि किसी खास मंथ को लेकर के डाटा पूछ लिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, या कितने की कमी आई, या कितना, मतलब डेटा से इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स है वो पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर डेटा से रिलेटेड। तो चलिए अब हम जान लेते हैं न्यूज़ में क्यों था ये खनन उत्खनन। तो फरवरी 2023 माह के लिए खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन की सूचकांक 129 रही, और ये 129 के साथ 4.6% बढ़ोतरी देखी गई पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक। जब बात हम लोग प्रोडक्शन की किए, हम लोग उत्पादन की किए, तो कुछ मेजर चीज़ों के उत्पादन से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो हाल ही में घटित हुआ, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पिछले क्लासेस में, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो अप्रैल 2023 में कोयला उत्खनन 73 मिलियन टन रहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट जीएसटी को लेकर है कि जीएसटी जो है अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ कलेक्शन के साथ अब तक का सर्वाधिक कलेक्शन हुआ है जीएसटी का अप्रैल 2023 में। और कितना रहा है? 1.87 लाख करोड़। ठीक। गेहूं की खरीद चल रही है, और 9 मई तक 188 मीट्रिक लाख टन खरीद हो चुकी है, और ये आगे जारी रहेगा। तो ये डाटा अभी स्टेबल नहीं है। जब पूरी तरीके से रबी प्रोक्योरमेंट का सीजन खत्म हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर डेटा आएगा, तब हम लोग जरूर इसे डिस्कस करेंगे। ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तो बंदरगाह के विकास, संचालन एवं रखरखाव के लिए किस दिशा निर्देश को लॉन्च किया गया है? तो हरित सागर दिशा निर्देश को लॉन्च किया गया है बंदरगाह के विकास, संचालन एवं रखरखाव के लिए। जानते हैं क्यों है न्यूज़ में। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए बंदरगाह, नौवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश हरित सागर को लॉन्च किया है। तो आप अब जान गए होंगे कि हरित सागर किससे रिलेटेड है। तो ये पोर्ट के रख रखाव से रिलेटेड है, और क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर के भारत बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम करता है, तो इसलिए शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने के हिसाब से हरित सागर को लॉन्च किया गया, ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। थीम क्या है हरित सागर निर्देशन 2023 का? कि तो प्रकृति के साथ काम, ये इसका थीम हो जाएगा। आज हम पोर्ट की बात किए, तो हम लोग कुछ भारत के इंपॉर्टेंट पोर्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ आपको कांडला पोर्ट हो जाएगा, जो गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। मर्मुगांव पोर्ट गोवा में मिलेगा। मंगलुरु पोर्ट कर्नाटक में, और कोची पोर्ट आपको केरल में मिलेगा। तूतीकोरिन आपको तमिलनाडु में मिलेगा। फिर चेन्नई और एन्नौर, ये सब तमिलनाडु में मिल जाएगा। मछलीपट्टनम, ये आपको आंध्र प्रदेश में, और विशाखापट्टनम, ये भी आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। पारादीप उड़ीसा का एकमात्र पोर्ट आपको उड़ीसा में मिलेगा, और हल्दिया पोर्ट आपका वेस्ट बंगाल में पड़ जाता है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट थे भारत के, जो जीके में इससे क्वेश्चन बनता है, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, दिव्य कला मेला भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो दिव्य कला मेला ये गुवाहाटी में आयोजित इसका किया जा रहा है। 11 से 17 मई 2023 तक ये मेला चलेगा। आइए जानते हैं न्यूज में क्यों है। तो दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग देश भर के दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादन और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए 11 से 17 मई 2023 तक दिव्य कला मेला का आयोजन कर रहा है।
और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि दिव्यांग जन के लिए किया जा रहा है, उसके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ये एक अनूठी पहल है। उसे अपने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिव्यांग जन का उसके लिए काम किया जा रहा है। सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की ओर ये अग्रसर भूमिका निभाएगी। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सम्मेलन से रिलेटेड जो हाल ही में घटित हुआ, जो हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो मशीन कैन सी सम्मेलन ये यूएई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपको जोगी घोपा असम में हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला देश भर के 200 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। वन वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी में और वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये कुछ कॉन्फ्रेंस और समिट से रिलेटेड करंट अफेयर्स था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। बात असम की आ गई तो जान लेते हैं। असम का गठन राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी दिसपुर हो जाएगा और राज्यपाल यहाँ के गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। विधानसभा सीट 126, राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट 4 हो जाएगा। ये तो हो गया स्टैटिक पॉइंट जो असम से रिलेटेड है। कुछ करंट अफेयर्स जो हाल ही में असम के साथ जुड़ा हम लोग देख लें। हम लोग क्या करते हैं ना, जिस स्टेट से न्यूज़ होता है उस स्टेट का पूरा हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ का एस्थेटिक और उससे जुड़ा हुआ हाल ही में घटित करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। तो ये बहुत ही अनूठी पहल है, आप लोग जरूर इससे जुड़े। तो ब्रेल शब्दकोश यानी ब्रेल डिक्शनरी हाल ही में न्यूज़ में था असम से रिलेटेड, जो विश्व का सबसे बड़ा डिक्शनरी है, जिसे गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया, नाम दर्ज किया गया। कामाख्या मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात भी ये असम में की जा रही है। गुवाहाटी का पहला एम्स असम का पहला एम्स गुवाहाटी एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और काजीरंगा में गज उत्सव ये मनाया गया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये असम का एस्थेटिक और करंट हमने नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो छठा अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन, इंडियन ओशन समिट जिसको कहते हैं, वो किस देश में आयोजित हो रहा है जिसमें भारत भी हिस्सा लेगा। तो ये आपको बांग्लादेश में हो रहा है। आप यहाँ पे शेख हसीना के फोटो को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि ये बांग्लादेश में हो रहा है। तो आइए जानते हैं। तो बांग्लादेश 12 मई 2023 से अपनी राजधानी ढाका में छठे अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन है जिसका उद्घाटन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी करेंगे। भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेंगे, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो सम्मेलन का उद्देश्य है कि सागर यानी सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, उसके लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावना पर चर्चा करना और सबको एक साथ लाना इसका उद्देश्य हो जाएगा। अब कुछ अन्य खबर कॉन्फ्रेंस से जोड़ लें तो मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 बर्लिन में हुआ और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। तो ये वो सारे पॉइंट हैं जो हाल ही में करंट अफेयर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसे फिर से हम लोगों ने अभी रिविजन किया। बात बांग्लादेश की कर लें तो राजधानी ढाका हो जाएगा, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे और प्रधानमंत्री शेख हसीना हो जाएंगे। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया जो बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर को जोड़ेगा। तो ये करंट अफेयर्स जो भारत बांग्लादेश को से रिलेटेड है। ठीक। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत में अमेरिका के राजदूत कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को परिचय पत्र प्रस्तुत किया। तो भारत में अमेरिका के राजदूत हाल ही में नियुक्त किए गए हैं एरिक गारसेटी हैं। ठीक। तो एरिक गारसेटी जो पहले लॉस एंजल्स अमेरिका में पूर्व मेयर थे और ये राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ये भारत के 26वें यूएसए के राजदूत होंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल बाद इनका नियुक्ति हुआ। जो बाइडेन ने इनके नाम का तो पहले ही घोषणा कर दिया था, लेकिन क्योंकि इस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा था तो अपॉइंटमेंट में देरी हुई और 2 साल बाद जाकर के भारत को यूएसए का राजदूत मिला एरिक गारसेटी के रूप में। ठीक। बात अमेरिका की आई है तो अमेरिका को जान लेते हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पार्लियामेंट कांग्रेस, मतलब अमेरिका का जो पार्लियामेंट है वो कांग्रेस कहलाता है और उस पार्लियामेंट का जो उच्च सदन है वो सीनेट कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वहाँ सीनेट कहलाता है और निम्न सदन जो हम लोगों के यहाँ लोकसभा है वो अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। अमेरिका में आप इस जगह 5 ग्रेट लेक्स को देख सकते हैं।
ठीक। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, एंटोरियो, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं जो यूएसए और कनाडा के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक। अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो कड़वा पाटीदार समाज के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। तो यह समाज किस राज्य से जुड़ा है? तो कड़वा पाटीदार समाज जो है ये गुजरात से जुड़ा है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि कड़वा पाटीदार समाज गुजरात से जुड़ा है। क्वेश्चन आने का चांस इसलिए है क्योंकि इसके 100 वर्ष पूरे हुए और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे संबोधन भी किया गया। तो कड़वा पाटीदार गुजरात में पाटीदारों की एक उपजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। बात गुजरात की आई तो जान लेते हैं। गठन 1 मई 1960, राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हो जाएंगे। विधानसभा सीट 182, राज्यसभा सीट 11 और लोकसभा सीट 26 हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 11 मई को मनाया गया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। जानते हैं न्यूज में क्यों है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक। अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्या है, कब आया और किसके द्वारा लाया गया। तो 1999 में ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाया गया। ठीक। और ये भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रौद्योगिक विदों को सम्मानित करने के लिए लाया गया था। हुआ क्या था, तो 1998 में पोखरण टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका था। तो उसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, वो सबको सम्मानित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को घोषित किया गया। तब से ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो बुद्धम शरणम गच्छामि का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है ये कि बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। जानते हैं न्यूज में क्यों है। तो मीनाक्षी लेखी ने राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो मीनाक्षी लेखी क्योंकि न्यूज में बहुत होती है, तो एक बार आप जान लें कि मीनाक्षी लेखी है कौन। तो ये केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। ठीक। तो ये जो बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी है, ये बुद्ध पूर्णिमा के अगले सप्ताह में आयोजित किया जाता है और वैसा ही हुआ। इसमें कई देशों के मिशनरियों ने प्रतिनिधित्व किया। ठीक। बात गौतम बुद्ध की कर रहे हैं तो जान लेते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड स्टैटिक जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ उसका प्रतीक कमल है। गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल है, बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक पद्म चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। अब बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के कुछ मतलब बौद्ध संगीति को हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है, तो जान लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में किया गया था राजगीर में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय संगीति कालाशोक के शासनकाल में किया गया 383 ईसा पूर्व, वैशाली में किया गया। सबा कामी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में किया गया 251 ईसा पूर्व में किया गया, पाटलिपुत्र में किया गया। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। चौथा बौद्ध संगीति ये कनिष्क के शासनकाल में किया गया। कुंडलवन कश्मीर में किया गया। वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और ये प्रथम शताब्दी में किया गया। तो ये बौद्ध संगीति से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के 4 सत्य जिसके बारे में पढ़ने के लिए होता है। तो क्या है वो? पहला सत्य है कि संसार दुख से भरा है। दूसरी बात को कहते हैं कि दुख का कारण है। तीसरी बात कहते हैं कि उस दुख के कारण का निवारण भी है। और चौथा सत्य ये है कि जो इस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करेगा वो दुख दर्द से दूर हो जाएगा। तो क्या है अष्टांगिक मार्ग? तो सम्यक विचार, सम्यक जीविका, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास, सम्यक कर्म और सम्यक वाक। ये इसका आप यहाँ से इसे देखें, यहाँ से याद करेंगे तो सही रहेगा। मैं फिर से इरेज करके आपसे बोल देता हूँ। इसको एक साइकिल के तौर पे याद रखें। सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक जीविका, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास। यह अष्टांगिक मार्ग है गौतम बुद्ध का। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट करंट पे चलते हैं। खबर में रहा पलक झील, ये पलक है, पलक। ठीक, पलक झील किस राज्य में स्थित है? तो पलक झील जो है मिजोरम में स्थित है। बस ये पॉइंट ही आप जानेंगे कि पलक झील कहाँ है, तो मिजोरम में है। ये न्यूज़ में था तो मैंने यहाँ इसे पुट डाउन किया।
तो पलक झील आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है और यह इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत ये आता है, इसलिए पलक झील इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये पलक झील से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बात मिजोरम की आती है। आप मिजोरम का लोकेशन देख लें, यहाँ आपको मिजोरम का लोकेशन मिल जाएगा। गठन राज्य के रूप में 20 फरवरी 1987 को हुआ। राजधानी आइजोल और राज्यपाल कंभम पति हरिबाबू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जोरमथंगा हो जाएंगे। आसान है याद करना कि मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरम है ना। विधानसभा सीट 40 हो जाएगा, राज्यसभा सीट 1 और लोकसभा सीट भी 1 हो जाएगा। तो ये मिजोरम से हमने स्टैटिक पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया। आखिरी न्यूज आज का क्या है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में किसे शामिल किया गया? तो आंतनु दास, मेहुली घोष और तिलोत्तमा दास, ये सबको शामिल किया गया है। किसमें? तो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। आइए जानते हैं क्या है टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। तो ये भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। ठीक, ये क्यों ये युवा मामले और खेल मंत्रालय का प्रमुख पहल है जो भारत के एथलीटों को सहायता प्रदान करता है? किस चीज़ की सहायता? तो यह एथलीटों को प्रशिक्षण देता है ताकि वो आने वाले ओलंपिक में बेहतर पदक भारत के लिए ला सके। तो उसी में इन तीनों को शामिल किया गया है। कौन है ये लोग? तो अतनु दास ये आर्चर हैं, मेहुली घोष ये राइफल शूटर हैं और तिलोत्तमा सेन ये एयर राइफल शूटर हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल फिर हम एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।